ओके, सो बताइए पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कौन बताएंगे? पलक या निमिषा? एडिशनल वेक्टर्स स्टार्ट करना था। कहाँ तक पढ़ा था? सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किया था लास्ट। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किया था लास्ट। उसके यूनिट वेक्टर बता दिया था। यस सर। ओके, यूनिट वेक्टर हो गया था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कर रहे थे। लिखो नेक्स्ट टॉपिक। एडिशन एंड subtraction of two vectors. Addition and subtraction of two vectors. How do we add and subtract two vectors? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इन पोलर फॉर्म मैंने बताया था ना कि वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज द पोलर फॉर्म, सेकंड इज द कार्टेशियन फॉर्म। तो दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे पोलर फॉर्म में, पहले वो देखते हैं। पोलर फॉर्म क्या था आप लोगों को पता है, याद है? पोलर फॉर्म याद है? यस सर। ठीक है, पोलर फॉर्म अगर याद है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्टेशियन। पोलर फॉर्म अगर याद है तो पोलर फॉर्म पे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर कार्टेशियन फॉर्म पे आएंगे। ठीक, ओके। देखिए क्या है कि पोलर फॉर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के तीन अलग अलग लॉज हैं। द फर्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ, ये पढ़ा होगा क्लास 11th में। सेकंड इज द ट्रायंगल लॉ एंड थर्ड इज द पॉलीगॉन लॉ। ठीक, जो फर्स्ट और सेकंड है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये दो लॉज ऐसे हैं जो दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, जो पॉलीगॉन लॉ है वो मोर देन टू वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें से ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में से कोई एक पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा सेम ही आना है। देखो क्या है कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, पहले बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ की। पैरेललोग्राम अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट अस सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और द एंगल बिटवीन देम लेट अस सपोज इज थीटा। ओके, पोलर फॉर्म में है। ओके, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास हो, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, ठीक, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका निकालने का तरीका ये होगा कि आप दोनों वेक्टर्स को यूज करके बाकी दो लाइंस ड्रॉ करके आप इसको एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो साइड्स मान करके बाकी के दो साइड्स में ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर दूं, कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो ये अब एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का जो कोई इनिशियल डायगोनल होगा, कोई इनिशियल क्या था वेक्टर, आपको बताया था मैंने कि जिन वेक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट सेम उसको कोई इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे ए और बी का जो कोई इनिशियल पॉइंट है वो ये है। इस पैरेललोग्राम का दो डायगोनल बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जब आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसके बाद फिर इस पैरेललोग्राम का जो कोई इनिशियल डायगोनल होगा वो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। This will be the resultant vector of these two vectors A and B. This is vector R. This will be equal to vector A plus vector B. So vector R or the resultant vector will be equal to vector A plus vector B. अब हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि this A plus B is not the scalar sum. This A plus B is the vector sum. और क्योंकि ये वेक्टर सम है तो वेक्टर सम का तरीका कुछ और होता है। जब वेक्टर सम करते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कुछ और होता है। देखो इसमें तीन स्टेप्स। अच्छा, इसके लिए पहले बात तो ये समझो कि पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या है सर? जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू वेक्टर्स। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों,
तो ही आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। पहला तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर दोनों वेक्टर्स हमारे को इनिशियल हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो। को इनिशियल वेक्टर्स नहीं हो, अगर नहीं होंगे तो आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते। तो पहली बात तो ये कि दो वेक्टर होने चाहिए, कम से दो ही वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, दो से ज्यादा होगा तो ये लॉ नहीं अप्लाई हो सकता। तो तीसरा है वो ये है कि दोनों वेक्टर्स जो होने चाहिए वो को इनिशियल होने चाहिए। को इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए और बी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तभी ये अप्लाई होगा। ठीक, जब आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करोगे उसमें 3 स्टेप्स आते हैं, तीनों स्टेप्स को बारी बारी से हम देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर 1, स्टेप नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। यानी कि आपके पास अगर दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं, दो को इनिशियल वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, तो पहला काम क्या करना है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की। पहला काम ये करो, आप इसका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। फर्स्ट काम ये करना है, ठीक। जैसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के को इनिशियल हो, को इनिशियल हो। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, दिस वुड बी वेक्टर आर। समझ आ रहा है, बोलो। हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे भाई, क्लास 11th में आप लोग डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे कि इफ टू वेक्टर्स आर प्रोवाइडेड बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम then the resultant of these two vectors would be the co-initial diagonal of the parallelogram। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा जाता है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए होता है। आपको स्टेटमेंट लिखने को तो आएगा नहीं, आपको लॉ अप्लाई करने को आएगा। तो एप्लीकेबल कब है, जब दो वेक्टर्स होंगे या दोनों को-इनिशियल होने चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए स्टेप क्या है, द फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। दो वेक्टर्स जो दिए थे उनको यूज करके आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो और जो इनका को इनिशियल डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या बेटा है, स्टेप नंबर 2 ये है कि आप आर का मैग्नीट्यूड निकालिए। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आप आर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, आपको याद होगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना पलक? यस सर। यस सर, ओके ओके। नंबर 3rd स्टेप क्या है बेटा, डायरेक्शन निकालने को आएगा कि डायरेक्शन फाइंड आउट करना। यस मैम। सर एक बार सेकंड स्टेप फिर से समझा दो प्लीज। सेकंड स्टेप पे मैग्नीट्यूड, देखो क्या है कि दो वेक्टर्स अगर आपके गिवन होंगे तो उसमें क्या करना होगा, आपको पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके उसका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जो पहला स्टेप यूज करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद दूसरा स्टेप रिजल्टेंट के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है। मैं चाहूँ तो इसको प्रूफ कर दूं, बट इसको प्रूफ करने की जरूरत क्लास 12th में नहीं है। 11th में प्रूफ करने को आता भी एग्जाम में, बट 12th में नहीं आता। 12th में असल में वेक्टर पढ़ना ही नहीं है, वो तो वेक्टर को यूज करना है हमें कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है, दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ करना था क्लास 11th में। तो मैं प्रूफ करके दिखाऊं क्या, इसकी जरूरत तो है नहीं प्रूफ करने की, डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हो ना। यस सर। गुड। सवाल किसने पूछा था, गुन ने? गुन Yes, समझ sir. आ गया? ओके गुन। यस सर। ओके, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, देखो बेटा डायरेक्शन एक तो होता है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो हम यूज करते हैं नॉर्मली। जो दूसरा डायरेक्शन है ग्राफिकली हम यूज करते हैं बाय गिविंग द एंगल। अब आप मेरी बात को समझो मेरी बात को। अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको पता हो, नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका डायरेक्शन है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। ठीक, कोई बोले कि देयर इज सम वेक्टर व्हिच इज एट 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, तो क्या एग्जैक्टली आप ये बनाओगे या ये बनाओगे? दोनों चलेगा ना, 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ दोनों हो सकता है ना, बाकी कोई और तो नहीं हो सकता, बाकी कोई और नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें मैं स्पेसिफिक कर दूं कि देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज 30 डिग्री
ईस्ट टू नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, यानी कि सिर्फ यही वाला सही होगा, ये वाला कैंसिल हो गया। तो एंगल दे करके हम डायरेक्शन स्पेसिफिक कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं एंगल को देख करके, राइट। अब उसी तरीके से यहाँ पे वेक्टर ए का एग्जैक्ट डायरेक्शन तो हमको पता है, क्योंकि दो वेक्टर्स गिवन थे, उन दोनों की वजह से रिजल्टेंट निकालना था। एग्जैक्टली एंगल वेक्टर बी का डायरेक्शन भी हमको पता है। अब मैं वेक्टर ए से या वेक्टर बी से मैं आर की एंगल बता दूं, तो क्या आप बता सकते हो कि आर की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी? यानी एंगल आपने बता दिया तो डायरेक्शन बता दिया, हो गया। ठीक, मैंने क्या किया, आर से ए से आर की एंगल मान ली अल्फा। अब मैं इस अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो हमारा आर का एंगल निकल गया, आर का डायरेक्शन निकल गया। ठीक, तो क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो भी क्लास 11 में प्रूव करना था एंगल के लिए, वो भी मैं प्रूव कर सकता हूं, बट उसकी जरूरत नहीं है बेटा, आप डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला याद करो। ठीक, दैट tan अल्फा, tan अल्फा कौन सा एंगल, अल्फा एंगल। अब इस फॉर्मूला में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी कहाँ होगा, ए कहाँ होगा। देखो करना क्या है कि देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस, ये तो होता है, याद है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उस पे यहाँ पे अभी एंगल मत देखो, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होना चाहिए, बट तुम याद करने के लिए बस समझो कि साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अच्छा, जिसके साथ आपने एंगल कंसीडर किया है, जिसके साथ आपने एंगल कंसीडर किया है आर का, उसको हम अकेला लिखेंगे, मतलब उसको हम अकेला यहाँ पे ए प्लस डाल देंगे बस। और जो दूसरा वाला वेक्टर होगा ना, जिसके साथ एंगल नहीं लिया था, उसको साइन के साथ भी और कॉस के साथ भी, ये हो गया। यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इज दिस गुड, समझ आया? यस सर। अंडरस्टूड तीनों बच्चे? सर एक बार और बता दूं, देखो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये है कि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये तो आपको पता होता है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि आपने जिस वेक्टर के साथ एंगल कंसीडर किया है, जिस वेक्टर के साथ एंगल कंसीडर किया है, आप उसको अकेला लिखना, और बाकी जो दूसरा वाला वेक्टर है ना बी, उसको ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि बी साइन थीटा के साथ भी बी आएगा, कॉस थीटा के साथ भी बी आएगा, और जो जिस वेक्टर के साथ एंगल लिया था वो तन्हा आएगा, वो अकेला आएगा ए प्लस। अगर मैं एंगल मान लो फॉर एग्जांपल, गुण यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगल बी से लेता, लेट अस सपोज एंगल बी से ले लिया मैंने बीटा, ठीक, तो अब tan बीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, एंगल मैंने किसके साथ लिया, tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, पहले बार लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंगल लिया इस बार हमने बी के साथ, तो बी आएगा अकेला प्लस ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये भी चलेगा, ये भी सही है, ये सही है। लेकिन ये एंगल अल्फा जो है वो ए के साथ है, बीटा जो है वो बी के साथ है। अगर ए के साथ 30 आएगा आर का एंगल, तो बी के साथ कुछ और डिफरेंट आएगा, बट स्टिल एंगल डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, ए बी और सी। ए बोलता है बी मेरे राइट पे है, और सी बोलता है बी मेरे लेफ्ट पे है। क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों सही है। दोनों सही है, एग्जैक्टली। तो उसी प्रकार से अगर ए ने बोला कि आर मेरे से 30 डिग्री ऊपर है, बी ने बोला नहीं नहीं आर मेरे से 20 डिग्री नीचे है, क्या दोनों सही है फिर दोनों गलत है? दोनों सही। दोनों सही है। बस यही चीज बताना चाह रहा हूं मैं कि एंगल का फॉर्मूला इस तरीके से याद करेंगे कि जिसके साथ आपने एंगल कंसीडर किया है उसको आप तन्हा लिखोगे, बाकी दूसरा वाला वेक्टर साइन के साथ भी आएगा, कॉस के साथ भी आएगा। गुड, समझ आया? ओके सर। यस यस सर। गुण आ गया पलक? चलो ठीक है, ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लेट अस सपोज हमारे पास we have two forces F1 equal to 2 Newton and F2 is equal to 1 Newton. Angle between them is 60 degree.
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। चलो, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन बताइए। जिस तरीके से मैंने पीछे किया बस वैसे ही आपको करना है। पहला स्टेप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या है बेटा? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। यानी कि दोनों वेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे 60 डिग्री पे और एक पैरेललोग्राम दिखा देंगे, और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा इस पैरेललोग्राम का को इनिशियल डायगोनल होगा। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चे, बोलते रहे, हाँ ना बोलते रहिए, यस और नो बोलते रहिए। यस सर। वेक्टर आर, ये है आपका F1 और ये है आपका F2। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है सर? बेटा सेकंड स्टेप है मैग्नीट्यूड। क्या है फॉर्मूला? मैं R इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर F1 का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कितना एंगल है बेटा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है 2 न्यूटन, तो 2 का स्क्वायर। F2 की वैल्यू है 1 न्यूटन यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 और इंटू 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्या 2 ने 2 को मार डाला? यस मार डाला। तो कितना है बेटा? 2 2 4 प्लस 1 प्लस 2 है ना, 4 2 6 और 7 रूट 7, रूट 7। यस सर। यस सर। तो मैग्नीट्यूड कितनी होगी रिजल्टेंट वेक्टर की? रूट 7 न्यूटन। अब हमें डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन में निकाल लेते हैं हम लोग। देखो क्या लिखेंगे? tan, यहाँ पे एंगल कुछ ले लो, ये एंगल मैं अल्फा ले लेता हूँ F1 के साथ। ठीक है, तो F1 के साथ एंगल लूंगा तो ये अकेला रहेगा, F2 आएगा साइन कॉस दोनों के साथ, है ना? ऐसे ही होगा ना गुण निमेशा? यस सर। गुड पलक। तो tan अल्फा लेता हूं मैं, तो F2 आएगा साइन के साथ भी और F2 ही आएगा कॉस के साथ भी, क्योंकि उसके साथ एंगल नहीं लिया। जिसके साथ एंगल लेंगे वो अकेला रहेगा बेचारा, F1 अकेला, F1 अकेला। F2 की वैल्यू क्या है? 1, तो साइन 60, 1 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई F1 की वैल्यू है 2 प्लस F2 की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 1/2। तो ये क्या होगा बेटा? 1 इंटू रूट 3/2 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2, इसको ऐड कर दो डायरेक्टली, तो ये होगा 3/2, है ना? 2 प्लस 1/2 कितना होगा? 3/2, यस सर। सॉरी 5/2, 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर होगा रूट 3/5। ये tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/5, और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3/5। अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं, आपको पता है कि नहीं? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ये जो लिखा है मैंने इनवर्स, ये क्या होता है वो समझो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देख बेटा, अगर लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी, कोई भी वैल्यू मान लो, लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ओके, तो जब थीटा हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे क्या? साइन इनवर्स 1/2। यानी कि जब थीटा को अकेला छोड़ देंगे तो ये साइन इस तरफ जाके इनवर्स बन जाएगा। ठीक, और ये बताओ मेरे को कि साइन के किस वैल्यू पे, एंगल के किस वैल्यू पे 1/2 होती है साइन की वैल्यू? बताओ, साइन कितना सर डिग्री इक्वल 30 टू डिग्री। 1/2? 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिग्री। हो गया, दैट्स इट। तो क्योंकि रूट 3/5 स्पेसिफिक हमें पता नहीं है, हमारे टेबल में ये चीजें हमें याद नहीं करवाई गई हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली डिग्री में हो ये कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर ऐसा भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इनवर्स का मतलब सिंपल ये है कि जब साइन थीटा इक्वल टू लिखा होता है तो उस पे वैल्यू क्या होती है वो लिखनी होती है, दैट्स इट। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है, बस 1 मिनट रुक जाओ।
हो गया बेटा, सॉल्व कर लिया? कितना आंसर है बोलिए बच्चों? सर कर रही डन? हूँ। अच्छा करिए करिए करिए। पहला स्टेप क्या है बेटा? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसमें दोनों वेक्टर्स को आप बनाएंगे, इनके साथ एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल स्टेप है। एंगल 37, ये b इक्वल टू 5 है और ये a इक्वल टू 2 है। रिजल्टेंट जो होगा वो यही होगा, को इनिशियल डायगोनल। को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जिनका सेम, यानी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल तो ये भी हो सकता था। को इनिशियल लिखने से क्या मतलब हुआ कि सिर्फ वही डायगोनल हो सकता है, स्पेसिफिक। अच्छा, अब क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे वेक्टर r इज इक्वल टू, ये वेक्टर r है, इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ए और बी के मैग्नीट्यूड दे रखी है 2 और 5। तो सेकंड स्टेप क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? वेक्टर r इज इक्वल टू, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 37 डिग्री। और मैंने बोला cos 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। ठीक। अच्छा, a की वैल्यू क्या है बेटा? 2 का स्क्वायर, 5 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4/5। 5 कैंसिल, 4 4 जा 16। हाँ, प्लस 4 प्लस 25 और प्लस 16, तो कितना होगा? हाँ, √45, यानी कि लिख सकते हैं ना 3√5। 3√5, हाँ इज द आंसर। थर्ड बेटा डायरेक्शन निकालना है आपको। डायरेक्शन निकालिए। क्या लिखेंगे? 10 अल्फा। अल्फा कौन सा लूं? अल्फा मैं ले लेता हूँ इस बार, चलो बी से ले लूं, इस बार बी से ले लेता हूँ। ठीक है, बी से लेता हूँ। तो अगर मैं बी से लूंगा अल्फा, या बी से बीटा ले लो, ए से अल्फा लेते हैं तो बी से बीटा ले लो। तो अगर मैं बी से लूंगा बीटा, तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा देख लो। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एंगल लिया है हमने बी के साथ ना, तो ऊपर आएगा साइन के साथ भी ए, कॉस के साथ भी ए, और बी आएगा अकेला, तन्हा। ठीक है ना पलक? ओके ओके। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, यानी साइन 37 ना, साइन 37, और 5 प्लस 2 इंटू कॉस 37। ठीक, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। ऐसा क्यों होता है देखो, मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। 2 इंटू 4/5, ये कितना होगा बच्चों? 3 2 जा 6/5, और ये होगा आपका 5 4 जा 25 और प्लस 4 2 जा 8/5। तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 6/33, 6/33। ये हो गया tan बीटा की वैल्यू। तो यहां से अगर मैं यहाँ लिखूं, इधर लिखूं, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 6/33। ये हो गया आंसर। बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6/33। इतना ही आंसर आया ना आप लोगों का? गुण, निमिषा, पलक, सबका आंसर इतना ही आया है? बोलिए। यस सर। गुड गुड। अब देखो ये 37 और 53 का क्या खेल है। देखो ट्रायंगल में बना देता हूँ, आपको वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। ये ट्रायंगल है मान लो 37 डिग्री का। जब 37 डिग्री का ट्रायंगल होगा, इसको हटा दो, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा 4। तो यहां से तुम अगर लिखोगे साइन 37, साइन की वैल्यू क्या होती है? p/h। तो परपेंडिकुलर है 3/h, हाइपोटेनियस है 5। और अगर लिखोगे cos 37 कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका 4 और हाइपोटेनियस है 5। हो गया। और ऐसा ही एक ट्रायंगल बनता है 53 का, जो बड़ा कॉमन है 53 का।
जब 53 का ट्रायंगल हो तो 3 की जगह पे लिख दो 4 और 4 की जगह पे लिख दो 3 और ये 5 वही रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे साइन 37 हो जाएगा 4 अपॉन साइन 53 ना, सॉरी साइन 53 डिग्री हो जाएगा 4 अपॉन 5 और कॉस 53 डिग्री हो जाएगा 3/5। तुम बोलोगे सर याद कैसे रहेगा फिर 3 4 कहाँ पे रहेगा? सिंपल है, देखो 37 और 53 इन्हीं दोनों का ट्रायंगल ऐसा बनता है सिर्फ, ठीक 3 4 5 का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो 37 और 53 का अगर आप देखोगे तो दोनों में छोटा कौन है? 37, ठीक, और 5 तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो 5 को चेंज तो करना ही नहीं, सिर्फ 3 4 का चेंज होना है ना। ठीक है, तो 37 और 53 में छोटा है 37 और 3 और 4 में छोटा है 3। तो जब 37 डिग्री लिखेंगे तो उसके सामने छोटा वाला वैल्यू यानी कि 3 सामने आएगा, और जब 53 लिखेंगे जो कि 37 से बड़ा है तो सामने लिखेंगे 4 जो कि 3 से बड़ा है, बस। तो यहाँ पे 37 डिग्री और 53 डिग्री इंटरचेंज वाले नंबर 3 और 4 है, तो इसके जब ये लिखेंगे एंगल तो सामने होगा 3 और ये लिखेंगे एंगल सामने होगा 4। छोटे वाले के सामने छोटा, बड़े वाले के सामने बड़ा। 5 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा हाइपोटेनियस बनके। ठीक है, याद रहेगा ना ट्रायंगल? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन इन पोलर फॉर्म। अब बात करेंगे कार्टेशियन में, उसके पहले एक चीज और देखो, एक दो केसेस देख लो जो कि बड़ा कॉमनली रिपीट होगा अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये बड़ा बहुत रिपीट होगा। ये पहला केस केस नंबर 1, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी जब आपस में पैरेलल हो, तो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है गुण? Sir, 0 degree. 0 डिग्री। गुड, वेरी गुड। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे बेटा? R इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर सेम है, सेम रखने से हमारा आंसर बहुत स्मूथ आता है। मान लेते हैं ये भी F है और ये भी F है, दोनों वेक्टर सेम है। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, ठीक, और पैरेलल भी है। तो R इक्वल टू क्या होगा बेटा? F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? बोलिए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 ना? Yes, sir. 1, ओके। तो ये F का स्क्वायर प्लस ये F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F। ठीक, तो अब देखो ये R, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F। तो अगर ये F की जगह पे तुम A मान लो, F की जगह पे B मान लो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, A स्क्वायर ये B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। तो क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि F प्लस F का होल स्क्वायर और रूट, तो रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे तो क्या बनेगा? F प्लस F। तो यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू F प्लस F। जब भी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब भी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो इन दैट केस आप दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यानी कि एक बॉडी है, ऐसा सोचो एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स लगाता हूं मैं 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, दोनों सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में? बोलो बेटे, सेम डायरेक्शन में है दोनों, है ना? दोनों सेम दिशा में है ना? तो अब मैं पूछूंगा बेटा नेट फोर्स बताओ, तुम क्या करोगे? 12 न्यूटन। आपको यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं। क्यों नहीं करना पड़ा? क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि जब कभी भी दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं या इक्वल वेक्टर हो तब भी पैरेलल ही होते हैं, तो इन दैट केस आपका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर एडिशन जब करते हो तो रिजल्ट जो आता है वो इस तरीके से आता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि यहाँ पे F की जगह पे अगर A होता और इस F की जगह पे B हो, इस F की जगह पे B होता, ये A होता B होता, तो यहाँ पे लिखते तुम A स्क्वायर, यहाँ लिखते B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, और ये होता A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये होता A प्लस B। बस डायरेक्टली इक्वल की जगह पर तुम लिख दो पैरेलल वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल हो तब भी वही सेम रिजल्ट, पैरेलल हो तब भी सेम रिजल्ट।
दोनों याद होना पता होना चाहिए आपको, तो ये चीज आगे काम आएगा अभी, ठीक है। अच्छा, अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तब सर क्या होगा? तब आपको पता है ना कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में डायरेक्ट एंगल कितना होता है, बोलो? एंटी पैरेलल वेक्टर्स 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री, ये कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब निकालिएगा आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? बोलिए सर -1। -1। गुड। देखो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए बेटा ये 0 डिग्री, यहां से आप आगे बढ़े तो ये 90 डिग्री, यहां से आप आगे बढ़े तो ये 180 डिग्री, यहां से आप आगे बढ़े तो ये 270 डिग्री, यहां से आप आगे बढ़े तो 360 डिग्री। जब हम cos थीटा की बात करेंगे, cos की बात करेंगे, तो cos के वैल्यू 0 डिग्री पे और 360 डिग्री पे होती है 1, और 180 इनके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे -1, 1 का ऑपोजिट -1, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो -1, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 270 की वैल्यू होगी -0, या फिर इन शॉर्ट 0 कह लो, इन शॉर्ट 0 कह लो। मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि अगर उस पोल पे प्लस तो इस पोल पे माइनस, एग्जैक्टली सेम वैल्यू। ये तरीका है याद रखने का, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सिंपल a माइनस बी। तो अब देखो, जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप a माइनस बी कर दो, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो, ठीक है। यहाँ पे a बड़ा है b से, तो a माइनस बी, अगर b बड़ा होता है a से तो b माइनस a करते हैं, ठीक है, b माइनस a करते हैं। जैसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट अस दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स है 5 न्यूटन का, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है 2 न्यूटन का। मैं पूछूंगा बेटा एफ नेट क्या है, क्या बोलोगी आंसर पलक? F3। सिंपल, आपने क्या किया? डायरेक्टली दोनों के मैग्नीट्यूड में से माइनस कर दिया, तो ये आंसर 3 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स हो गया। आपने कहा किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, अगर वो करते तब भी इतना ही आता। तो अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो या पैरेलल वेक्टर्स हो, तो डायरेक्टली आप दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो पैरेलल के केस में, और सब्ट्रैक्ट कर दो एंटी पैरेलल के केस में, तो आंसर एग्जैक्टली आपका आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। लिखो टॉपिक, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी कर दो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। देखो कार्टेशियन फॉर्म में हम वेक्टर जब लिखते हैं तो आई जे के फॉर्म में होता, आपको याद होगा, है ना। लेट अस सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक। जो दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, दूसरा वेक्टर है। इफ वी नीड टू फाइंड, मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, we need to find the sum of these two vectors, addition of these two vectors, what would we get? डायरेक्टली हम 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप को 2i माइनस j प्लस k और प्लस i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो i वाले के साथ i ऐड होगा, j वाले के साथ j ऐड होगा, k वाले के साथ k ऐड होगा। ये 2i में i ऐड होगा, माइनस j में 7j ऐड होगा, प्लस k में माइनस 3k ऐड होगा। ऐड करो तो 2i प्लस i विल बी 3i कैप माइनस j और प्लस 7j माइनस 6j कैप प्लस k माइनस 3k माइनस 2k कैप। ये हो गया आपका a वेक्टर और b वेक्टर का सम। पोलर फॉर्म में आपको जब सम निकालना था तो आपने पैरेललोग्राम लॉ लगाया, वहां पे निकालने के लिए तरीका क्या था
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आपने वैसे किया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। यहाँ पे आपका वेक्टर फॉर्म डायरेक्टली ऐसे निकल गया। और जब इस वेक्टर फॉर्म का आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल वही ये इसका आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे सर, सिंपल सी बात, हमने यूनिट वेक्टर आपको पढ़ाया, आपको याद होगा कि आपका आई कैप एक्स के डायरेक्शन में था और जे कैप आपका वाई के डायरेक्शन में था। ठीक है, और आई और जे के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो जब आई और जे का एडिशन करेंगे, जब आई और जे के को यूज करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0। तो 2ab cos थीटा वाला पार्ट हमेशा रिमूव हो जाएगा, खाली बस ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर बच जाएगा बस। इसीलिए हम लोग खाली स्क्वायर करते हैं, बाकी वो 2ab cos थीटा को उड़ा देते हैं क्योंकि वो cos 90 0 हो जाएगा। और i और j और k तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 90 होता है, इसलिए हमें 2ab cos थीटा ना ही ij के बीच में, ना ही jk के बीच में, ना ही ik के बीच में लिखेंगे। बात समझ रहे हो मेरी। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपको किसी भी वेक्टर का, जब वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो क्या करोगे, आई के ए के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर आएगा। समझ गए बात या नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं आया, समझ गए। अगर मान लो मैंने एक सवाल दे दिया आपको, अच्छा पहले सब्ट्रैक्शन देख लो, मैं बात करता हूँ अब सब्ट्रैक्शन की। देखो वेक्टर ए आपको पता है, वेक्टर बी आपको पता है, अब आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है तो क्या करोगे, वेक्टर ए यहाँ पे क्या है आपका 2i माइनस जे प्लस के, तो क्या करेंगे 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, और वेक्टर बी क्या है आपका, वेक्टर बी है i प्लस 7j माइनस 3k, i प्लस 7j माइनस 3k। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब आप क्या करोगे, 2i माइनस i करोगे तो कितना होगा, i और माइनस जे और माइनस 7j, देखो माइनस जे और ये माइनस इंटू प्लस, तो माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस जे माइनस 7j माइनस 8j कैप और प्लस के और माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस है तो देखो माइनस इंटू माइनस, देखो मैं करता हूँ एक बार ब्रैकेट को खोल देता हूँ तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसके बाद ब्रैकेट खोलो तो माइनस i कैप माइनस इंटू प्लस माइनस 7j कैप और माइनस इंटू माइनस प्लस 3k कैप, ब्रैकेट खोल दिया। अब इजी होगा आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में, 2i और माइनस i कितना होगा, i कैप माइनस j माइनस 7j कितना होगा, माइनस 8j कैप प्लस k और प्लस 3k कितना होगा, प्लस 4k कैप। समझ पा रहे हो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालेंगे, गुण, तुम बोलो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तुम मेरे साथ बोलो, इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, सर a square plus b square plus 2ab cos theta। वो तब जब पोलर फॉर्म में कर रहे थे, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या बोला, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ पे 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है -8 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट क्या है 4 तो प्लस 4 का स्क्वायर। नहीं आया भाई, नहीं आया समझ, नहीं आया ना। जब पोलर फॉर्म में आप मैग्नीट्यूड निकालते थे तो आपके पास ये फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये था आपका फॉर्मूला पोलर फॉर्म में, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल दिया हुआ था, ये पोलर फॉर्म था, ये पोलर फॉर्म है। लेकिन जब कार्टेशियन फॉर्म आपको आई जे के फॉर्म में गिवन हो, आई जे के ये तीन वेक्टर्स हैं, आई जे के ये तीन यूनिट वेक्टर्स हैं और आई के और जे के बीच में एंगल 90, जे और के बीच में एंगल 90, आई और के बीच में एंगल 90, आई जे के यानी एक्स वाई और जेड, ये इन तीनों के बीच में हमेशा एंगल 90 होती है, तो cos 90 होगा ना बार बार। अगर सिर्फ आई जे की बात करेंगे तो आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 हो जाएगा, तो cos 90 वाला पार्ट हमेशा 0 हो जाएगा। इसीलिए जब हम कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपको वो 2ab cos थीटा वाला पार्ट रिमूव करना पड़ेगा। आप समझ गए बात को। जब देखो ये i है 3i है
3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो जब इनका इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सिर्फ इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने, आंसर आ गया। तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर होगा 36 और प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4। तो 36 9 45 और 45 4 49, रूट 49 यानी कि इक्वल टू 7, इक्वल टू 7, a प्लस बी इक्वल टू 7 आएगा मैग्नीट्यूड। समझ आया? Yes, sir. ओके निमिषा बोलो, निमिषा राठौर, समझ आया बेटा? Yes, sir. ओके गुड। अच्छा यहाँ पे करिए बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 16, Sir, 9 आएगा। हाँ 64 प्लस 16 कितना होगा, 80 और 81, रूट 81 इक्वल टू 9। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जानदार जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा गुड। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है हाँ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, वेक्टर बी इज इक्वल टू हाँ i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालिए पहले, फिर आप वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, फिर आप वेक्टर a माइनस बी निकालिए, फिर आप वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालिए। चलिए जल्दी से करिए तो फटाफट, कम ऑन डू इट फास्ट। पलक Yes, sir. तुम कर रही हो सॉल्व? Yes, sir. ओके गुड, करिए बेटा, करिए 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 करिए। डन 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 डन। Yes, sir. कितना आंसर है बोलिए गुंजन? मैं गुंजन ही Sir. बोलूंगा, ठीक है? डोंट Okay, माइंड। sir. ठीक है, बोले वेक्टर ए Sir. प्लस बी कितना आया? Sir, 5i cap 5i minus j कैप cap माइनस minus जे 2k कैप cap माइनस 2 की। बहुत शानदार। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताइए। root 30. रूट 30, 25 1 26 26 4 30, बहुत बढ़िया, रूट 30, शानदार बेटा। ए माइनस बी बोलिए गुंजन, सॉरी पलक। Sir, 3i cap एक मिनट हाँ तो ए माइनस बी ना, ए माइनस बी ठीक है, 3i कैप minus 5j cap 5j कैप, बहुत बढ़िया। और आगे 4k plus 4k cap. प्लस 4k कैप है, आई प्लस जे प्लस 4k कैप, ठीक है ठीक। ए माइनस बी मैग्नीट्यूड बताइए। Root 50.
50, 9 Yes, sir. प्लस 25, 9 34, 16 50, वेरी गुड, रूट 50, वेरी गुड, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 रूट 10, 10. नहीं 5 रूट 2 ना, 5 रूट 2, और 30 को क्या लिख सकते हैं 4, नहीं होगा 30 तो 30 रहेगा, ठीक है चलो ओके। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कार्टेशियन फॉर्म का समझ आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ, जितने भी लॉज है ना, ये सब इनके पीछे कंडीशन क्या है कि ये दो वेक्टर्स के लिए ही एट अ टाइम एप्लीकेबल है। अगर दो से ज्यादा वेक्टर होगा तो उसके लिए फिर वो पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल नहीं है। वैसे केस में दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप पॉलीगॉन लॉ यूज करो, जो कि एक नया टॉपिक बन जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, या तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करो। Resolution of vector is supposed to be more easier and more convenient to use, इसीलिए हम resolution of vector पढ़ेंगे। और further moving forward क्लास 12th में आप ये समझ के चलो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक में, सारे ही चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज होगा ही होगा। जहां जहां पे हम फोर्स पढ़ेंगे, जहां जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, हर जगह यहाँ पे वहां पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज होगा ही होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक सिंपल सी बात सोचो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर मैं एक बॉडी है जिसपे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूं, तो बॉडी का मोशन क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं किसी बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूं तो बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगी, है ना? यस सर, बहुत बढ़िया मैम। अगर कोई बॉडी मेरे पास है, इस पे मैं फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगाता हूं, तो क्या बॉडी का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. नो सर। अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना वर्टिकल डायरेक्शन किसी और दिशा में नहीं लगाता हूं, मैं इनको कोई इंक्लाइंड डायरेक्शन देता हूं, कोई एंगुलर डायरेक्शन देता हूं, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, तो अब इस बॉडी का मूवमेंट किधर होगा? अब इस बॉडी का मूवमेंट किधर होगा? क्या हॉरिजॉन्टल दिशा में होगा? क्या वर्टिकल दिशा में होगा? किधर होगा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। अब सोचो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मुझे यकीन है कि सब लोग हवाई जहाज से ट्रैवल जरूर किए होंगे, एयरप्लेन से, एरोप्लेन से, जो भी कह लो। अच्छा, उसमें क्या होता है, देखिए मान लेते हैं ये एरोप्लेन, शॉर्टकट में इसके विंग्स वगैरह हटा निकाल दो, चलो ये विंग्स लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ये ऐसे बना दो, ठीक, ठीक है, मछली नहीं है ना, एरोप्लेन लग रहा है, ठीक। अच्छा, जो एरोप्लेन का इंजन होता है बेटा, वो एरोप्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देता है। एरोप्लेन का इंजन जो है, आप देखते होगे कि जब आप टेक ऑफ करते हो, एरोप्लेन जब टेक ऑफ करती है तो टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे काफी देर तक चलती रहती है, एक अच्छा खासा मोमेंटम अचीव करने के बाद वो टेक ऑफ करती है। अच्छा, तो जब ये रनवे पे चलती है तो कौन चलाता है एरोप्लेन को? एरोप्लेन का इंजन चलाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देता है और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाता है। अच्छा, जैसे ही एरोप्लेन उड़ने वाली होती है, टेक ऑफ करने वाली होती है, तो एरोप्लेन का जो विंग्स है वो पायलट खोल देता है। क्यों? विंग्स खोलने से क्या होगा कि विंग्स स्टार्ट अप्लाइंग द फोर्स ऑन द एरोप्लेन इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स ऑफ द विंग्स। तो एरोप्लेन के ऊपर जब टेक ऑफ करने के वक्त दो फोर्स लगती होती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एरोप्लेन उसके बाद ना हॉरिजॉन्टली मूव करता ना एग्जैक्टली वर्टिकल मूव करता। इन दिस केस एरोप्लेन टेक्स ऑफ इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में टेक ऑफ करता है। क्या ऐसा ही होता है? आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ होता है तो एग्जैक्टली कुछ एंगल पे ऐसे उड़ता है ऊपर की तरफ, ऐसा ही होता है ना? बोलिए बोलिए। Yes.
आपने क्लास Yes, 11 में sir. हाँ प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा ना, कि जब आप किसी बॉडी को वेलोसिटी देते हो, u वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो कैसे जाती है बॉडी? कुछ यूं जाती है। ये होता है ना, बॉडी एक बार में हाइट भी अचीव करती होती है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करती होती है, यानी कि एक बार में दो मोशन करती होती है। इसके पास दो वेलोसिटी होती है, u cos थीटा भी और u sin थीटा भी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में होता है u sin थीटा। याद होगा आपको प्रोजेक्टाइल क्लास 11th वाला। यानी कि जब भी किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से किसी एंगल पे बीच में फेंकोगे, बीच में फोर्स लगाओगे, तो उसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा। आप ऐसे अंदाजा लगा लो कि जब हमने किसी बॉडी पे दो फोर्स लगाई, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बॉडी ना ही वर्टिकली ऊपर गई ना ही हॉरिजॉन्टली सीधे गई, वो कहीं उन दोनों के बीच में उड़ गई, टेक ऑफ बीच में हो गया, ना एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड ना हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट वे, ये टेक ऑफ एकदम बिल्कुल बीच में कर जाती है। ठीक, दो फोर्स 90 डिग्री पे लगाया तो रिजल्टेंट आया बीच में, रिजल्टेंट किधर आया? ये हो गया फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो इससे आप ये भी तो तर्क निकाल सकते हो कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एंगुलर किसी एंगल पे होगा, एंगुलर डायरेक्शन में होगा, तो उसका एक इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा, एक इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा। जब भी किसी बॉडी पे कोई इफेक्ट एंगुलर होगा तो उसका एक इफेक्ट हॉरिजॉन्टल भी होगा, एक इफेक्ट वर्टिकल भी होगा। उसी को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जब दो फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिलके एक एंगल पे रिजल्टेंट देते हैं, तो एक एंगल पे लगने वाली फोर्स का दो इफेक्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कह सकते हम, बिल्कुल कह सकते हैं। आप जब ट्रॉली को लेकर चलते हो, अपने ट्रॉली को, वो जो लगेज वाली ट्रॉली होती है, तो उसका व्हील लगा होता है, व्हील तो ग्राउंड पे होता है, आप ट्रॉली पे फोर्स एंगल पे देते हो, आप अपने हैंडल को कुछ यूं खींचते हो और ट्रॉली चलती है ग्राउंड पे। ट्रॉली ग्राउंड पे क्यों चल पा रही है? उस एंगल पे लगने वाले फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करता है, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ट्रॉली स्लाइड करती होती है आपके ग्राउंड के ऊपर, आपके जमीन के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलिए गुण, निमिषा, पलक। Yes, sir. अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता तो ये जो बॉल है ये एक साथ में डिस्टेंस भी और हाइट दोनों कवर करता हुआ नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से और वर्टिकल हाइट कवर करता है वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। और वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहाँ से मिला? वो इसी यही जो u है ना, यही दो कंपोनेंट में टूट गया, u cos एंड u sin, और ये u cos की वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ती है और u sin की वजह से बॉडी वर्टिकली ऊपर भी जाती है। इसी को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। when we break the vector into components, that process is called as resolution of vector। यानी कि लेट अस सपोज हमारे पास एक वेक्टर a है और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक? तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा a cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा a sin थीटा। याद रहे कि जिसके साथ एंगल बनाएगा वही होगा cos और दूसरा वाला sin। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं दूसरा कोई वेक्टर एग्जांपल ले लेता हूं, लेट अस सपोज ये वेक्टर b है और ये वेक्टर b 30 डिग्री या थीटा एंगल मान लो y के साथ, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन से वर्टिकल एक्सिस के साथ बनाता है, तो ये हो जाएगा 20 cos थीटा, यानी कि cos वाला तभी वही होगा जिसके साथ एंगल बनाएगा और दूसरा वाला ये होगा b sin थीटा। अंडरस्टूड और नॉट? बोलिए। Yes. बेटा मान लीजिए ये फोर्स F1 है, तो बोलिए इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा? जल्दी बोलो गुंजन, फटाफट, कम ऑन। ये क्या होगा? F1 cos या sin? Sir, cos. गुड, माइक ऑन रखना है, ये बोलो। Sir, sin. अच्छा, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक F2 फोर्स भी होता और ये एंगल होता अल्फा, तो अब बोलो इसका कंपोनेंट F2 का, कम ऑन जल्दी से। Sir, F2 का। हाँ, F2 एंगल अल्फा है वर्टिकल एक्सिस के साथ।
cos theta, हाँ F2 cos थीटा कहाँ पे, cos theta. कहाँ पे, Sir, ये देखो, इसी वर्टिकल, वाले पे. वर्टिकल, Yes, sir. F2 cos अल्फा, Alpha, yes. F2 sin अल्फा किधर, इधर ना, Yes, sir. F2 sin अल्फा, वेरी गुड। तो मतलब तुम समझ रहे हो, तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ Yes. वेक्टर। अब सोचो, अब सोचो, सोचो यहाँ सोचो, देखो सवाल ये है कि मेरे पास मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत काम आने की चीज है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, तीन फोर्सेस हैं। ये F1 की वैल्यू है मान लो 2 न्यूटन, ये F2 की वैल्यू है मान लो 5 न्यूटन, F3 की वैल्यू है 10√2 न्यूटन। ठीक, F1 is along the x-axis and F2 is making 37 degree with the x-axis and F3 is making 45 degree with the y-axis, with the x-axis, sorry. So you need to calculate, find the resultant force. मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया, उसमें दो वेक्टर की वजह से ही आप निकाल सकते हो रिजल्टेंट, इसमें तो तीन वेक्टर है, आप क्या करें सर, तो रिजोल्यूशन ही हमारे पास एक मेथड है। रिजोल्यूशन मेथड यूज करके क्या करेंगे, बाकी F2 और F3 को हम रिजोल्व करके x और y पर लेकर आएंगे और x और y दो वेक्टर बन जाएंगे, उनका हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। देखो F1 तो आपका x एक्सिस पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। F2 आपका 5 न्यूटन का जो है वो 37 डिग्री पर है। ठीक, तो इसको रिजोल्व करेंगे तो क्या आपका ये होगा बेटा F2 cos 37, बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ओके अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा F2 sin 37, बोलो होगा? Yes, sir. ओके अच्छा F3 10√2 cos 45 कौन सा होगा, x के साथ वाला होगा ना, F3 cos 45 बोलिए, क्योंकि cos के क्योंकि x के साथ 45 बना रहा है इसलिए x वाला होगा cos 45। ठीक, अच्छा y वाला क्या होगा इसमें, इस केस में F3 sin 45 होगा, होगा नहीं होगा, बोलिए होगा। तो अब देखिए F1 F2 F3, अब ये तीनों के तीनों आ चुके हैं x और y पर, तीनों के तीनों, ये F1 F2 F1 भी x पे है और F2 cos 37 भी x पर है, F3 sin 45 और F2 sin 37 और F3 cos 45 ये x पे और ऊपर वाले दोनों y पे। ठीक, तो अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे लिखो x कंपोनेंट और यहाँ लिखो y कंपोनेंट और सारे वेक्टर्स को लिख दो। x पे कौन कौन है, पहला F1 है 2 न्यूटन, तो F1 बराबर 2 न्यूटन। दूसरा x पे कौन सा है बेटा, दूसरा x पे आपका F2 cos 37, F2 की वैल्यू कितनी है 5 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, मैंने अभी बताया, तो ये कितना होगा 4। और तीसरा वैल्यू x पे जो है वो F3 cos 45 है लेकिन माइनस डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे माइनस F3 cos 45 और F3 की वैल्यू होती है 10√2, तो लिखेंगे माइनस 10√2 इंटू 1/√2, √2 ने √2 को मार डाला, कितना आया -10। x वाले सारे फोर्सेस हो गए, 2 + 4 होगा 6, 6 - 10 होगा -4 न्यूटन नेगेटिव डायरेक्शन में। y कंपोनेंट के फोर्सेस लिखो, y कंपोनेंट लिखो, y में सिर्फ दो ही है, दोनों ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है। तो पहला है बेटा आपका F2 sin 37, F2 की वैल्यू है 5, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, 5 ने 5 को मार डाला आया 3। दूसरा है आपका F3 sin 45, F3 की वैल्यू होती है 10√2 दिया हुआ है और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 ने √2 मार डाला, आया कितना आया 10, ऐड करोगे तो ये होगा 10 3 13 न्यूटन। तो y कंपोनेंट आया पॉजिटिव में, x कंपोनेंट आया नेगेटिव में, तो x देखो ये होगा Fx, टोटल फोर्स अलोंग x एक्सिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव -4 आया इसलिए माइनस में लिखा मैंने, बनाया मैंने, और ये होगा Fy, ये Fy की वैल्यू हो गई 13 न्यूटन
और Fx की वैल्यू हो गई 4 न्यूटन। नेगेटिव डायरेक्शन में Fx की वैल्यू 4 न्यूटन। अब ये दोनों कितने बेटा कितने एंगल पे 90 डिग्री पर है। समझ आ रहा है ना। एक्स वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लिया हमने क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, सभी के सभी एक ही लाइन में थे। और वाई वाले सारे का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, सब एक ही लाइन में थे। एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आई, मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट काम करेगा। और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब कि एक्स वाई एक्सिस पे जो भी फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट पॉजिटिव, मतलब ये है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव आई ऊपर की तरफ है। तो अब ये देखो एफ एक्स और एफ वाई तो 90 डिग्री पे है, तो अब ये दो फोर्स हो गया, दोनों 90 डिग्री पर है। तो अब पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। यूज करो पैरेललोग्राम लॉ। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू अब हो जाएगा अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू कॉस 90, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो लिखने की जरूरत भी नहीं, तो नहीं लिखते तभी चलता। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू है 4 न्यूटन, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर की बात है। और प्लस एफ वाई की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर और ये प्लस 0 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 13 का स्क्वायर 169। ये 16 प्लस 169 इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 169 प्लस 6 175 185। रूट 185 इज द आंसर। जल्दी सॉल्व करिए। हाँ सॉरी, वो पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो, चलो आपने सॉल्व कर लिया ना उसको। कितना आया होगा, रूट 185 आया था सबका। एफ आर की वैल्यू आया होगा रूट 185 आया था ना बच्चों, बोलिए ना। सर हुआ नहीं था पूरा। अच्छा अभी हो गया या फिर अभी मैं दोबारा से हो करवा गया। दूं। वैल्यूज तो आपको याद होंगे ना, एफ एक्स की वैल्यू -4 आया था, एफ वाई की वैल्यू 13 न्यूटन आया था। यस रिजल्टेंट सर। करिएगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ मेथड, तो वहां से आपका आएगा रूट 185 न्यूटन, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, डन 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 डन। यस सर। गुड। एक और सवाल देता हूं, ये तो मैंने सॉल्व किया, अगला सवाल आप सॉल्व करोगे। मैंने सोचा था कि आपको आज कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में स्टार्ट कर दूंगा, बट शायद ना हो पाए क्योंकि अभी मुझे हमें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ना है। और मेरा जो तरीका है कि कभी भी मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ। शॉर्ट करने से क्या होता है कि सिलेबस तो जल्दी से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा फायदा क्या होगा उससे। फायदा उससे होगा नहीं कुछ, इसीलिए मैं शॉर्ट कर नहीं सकता हूँ। समझ आ रहा है ना सब लोगों को, बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को। गुंजन, सर एक बार ट्रायंगल लॉ फिर से करवा देना प्लीज। ट्रायंगल लॉ मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया। आपको ट्रायंगल लॉ का भी रिजल्टेंट सेम ही आता है, इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं आपको। ओके। पैरेललोग्राम लॉ आपको समझ नहीं आया। पैरेललोग्राम आ गया। हाँ तो ट्रायंगल लॉ मैंने कहाँ पढ़ाया आपको अभी। ओके। वैसे ट्रायंगल लॉ मैं बताऊंगा जब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल का यूज है। चलो ट्रायंगल लॉ मैं इसके बाद ट्रायंगल लॉ बता दूंगा, क्वेश्चंस कर लो पहले फिर ट्रायंगल बता दूंगा, ठीक है। और आपको बताइए निमिषा एंड पलक, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत होगा बेटा फ्रैंकली पूछने का ना, फ्रैंकली पूछने का। कोई दिक्कत होगा तुरंत पूछने उसी वक्त। हालांकि बच्चे पूछते नहीं है, बट फिर भी मैं कहता हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई बच्चा मुतासिर होकर पूछ लेता तो अच्छी बात है। ओके, तो ये यहाँ पे आपके लिए 4 वेक्टर्स हैं, आपको पूरा करना है खुद से सॉल्व। ये आपका F1 है और F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन और ये एंगल है 53 डिग्री। ठीक है, ये आपकी F2 है और F2 की वैल्यू है 1 न्यूटन। ये आपका F3 है और F3 की वैल्यू है 5 न्यूटन।
और ये आपका F4 है और F4 की वैल्यू है 5√2। हाँ ठीक है 5√2 और ये एंगल है 45 डिग्री। चलो जल्दी से सॉल्व करिए। F1, F2, F3, F4 इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, कम ऑन। जहां पे फंसोगे ना तीनों बच्चों, जहां पे फंसोगे ना तुरंत पूछना उसी वक्त, जहां पे फंसोगे वहां पे पूछना, गलत नहीं करना आगे। डन। डन निमेश। सर नहीं हो रहा, आप करवा दो। नहीं हो रहा आपका, ओके कोई बात नहीं बेटा। देखो F1 53 डिग्री पे है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 53 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा इसका, बोलो? क्या ये F1 cos 53 डिग्री होगा गुण? यस सर। अच्छा इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा मेरे बच्चे? वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना? क्या ये F1 sin 53 डिग्री होगा बेटा, बोलो? sin यस सर। ओके। और F2 तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में, तो F2 को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा F3 ऑलरेडी x के डायरेक्शन में, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं F4 की। F4 की देखो, F4 इज मेकिंग 45 डिग्री विद द वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस के साथ 45 बना रहा है ना, तो इसका y के अलोंग साइन cos थीटा होगा, ये होगा F4 cos 45 डिग्री। और x के अलोंग क्या होगा इसका? x के अलोंग होगा F4 sin 45 डिग्री, F4 sin 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तुम ये No, सोचोगे sir. कि मैंने F4 sin 45 इधर क्यों लिखा? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो फोर्स है F4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट बनता है इस -y से और इस -x से, है ना? यस सर। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट का जो रेजोल्यूशन होगा वो -y पे होगा एक, और -x पे होगा एक, +x पे नहीं होगा। अगर कोई फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता तो इसका एक कंपोनेंट इधर आता -y पे, एक कंपोनेंट जाता +x पे। आप समझ गए बात को? Yes, sir. हाँ मैम, ओके बच्चे। अब देखिए बेटा, ये +x पे एक फोर्स F1 cos 53 -x पे दो फोर्स F4 sin 45 एंड F3 = 5 न्यूटन, प्लस y पे तीन फोर्स F2 एंड F1 sin 53 एंड -y पे दो एक फोर्स F4 cos 45। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप एक कॉलम बनाओ
और लिखो यहाँ पे x कंपोनेंट, यानी कि x डायरेक्शन में जो जो कंपोनेंट्स टूटे वो, और यहाँ लिखो y कंपोनेंट, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स टूटे वो। x के डायरेक्शन में जो पहला फोर्स है आपका वो कौन सा है, F1 cos 53, यही है ना। देखो F1 cos 53 डिग्री, F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। याद है वो ट्रायंगल? Yes, sir. भूल गए? याद Yes, नहीं sir, है? याद है। ना नहीं याद है, सॉरी नहीं याद है आपको। ये 37, ये है आपका 37, ठीक है। ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। जब 37 होगा तो छोटा वाला 3, यानी कि, और जब 53 होगा तो क्या होगा, जब 53 होगा, ये 53 अगर होगा तो ये होगा 4, ये होगा 3 और ये होगा 5। तो यहाँ से आप निकालोगे cos 53 डिग्री, तो ये होगा आपका 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और निकालोगे अगर sin 53 तो ये होगा आपका P/H यानी कि 4/5। ठीक, ये याद होना चाहिए, दिमाग में याद रखना चाहिए। तो ये 5 दूना 10, तो ये होगा 3 2 जा 6। F1 cos 53 की वैल्यू होगी 6। अच्छा, अब दूसरा फोर्स किधर है आपका, पीछे की तरफ है, -x पे है, -F3 दैट इज इक्वल टू -5 न्यूटन। ठीक है, नेगेटिव x पे तो माइनस में लिखेंगे। और F4 sin 45 भी नेगेटिव x पे है, F4 sin 45, F4 की वैल्यू है 5√2 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये कैंसिल कितना हुआ 5, -5, ये भी माइनस में होगा ना, -5। तो नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन कितना आया, ऊपर 6 -5 -5, यानी कि -10 और +6 होगा -4। बोलो समझ आया? बोलिए मेरे प्यारे बच्चे, गुंजन, Yes, sir. निमिषा एंड पलक, तीनों को Yes, समझ sir. आ गया? क्या आप Yes, y sir. कंपोनेंट वाला निकाल सकते हो? आंसर बोलो, y Yes, कंपोनेंट sir. कम से कम आप निकालो, चलो जल्दी करो। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, बट करो खुद से, क्योंकि इसका यूज है अभी आगे इसका खूब यूज है अभी। y के अलोंग जो पहला फोर्स है वो कौन सा है बेटा, वो है F2 दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। y के अलोंग जो दूसरा फोर्स है ऊपर की तरफ वो है F1 sin 53 डिग्री। ये कितना होगा, F1 की वैल्यू है आपकी 10 और sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, 5 दूना 10, तो ये होगा 4 2 जा 8। और तीसरा फोर्स जो है वो नेगेटिव y में है, दैट इज F4 cos 45। F4 की वैल्यू है आपकी 5√2, तो -5√2 और इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये होगा -5। तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस कितना आया, 1 और +8, 9 - 5 इज 4। नेट फोर्स Yes, अलोंग sir. y इज 4 न्यूटन प्लस x के अलोंग -F4 न्यूटन, y के अलोंग +4 न्यूटन। तो जब नेट फोर्स बनाओगे Fx और Fy, तो Fx बनाओगे माइनस के अलोंग, -Fx इधर की तरफ और Fy ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। अगर दोनों नेगेटिव होता तो x होता लेफ्ट की तरफ और y होता नीचे की तरफ। दोनों अगर नेगेटिव होता तो, क्योंकि y पॉजिटिव में आया है इसलिए ऊपर की तरफ, और x नेगेटिव आंसर है -4 न्यूटन, तो इसलिए माइनस लेफ्ट की तरफ लिख दिया मैंने। ठीक है, Yes, इनके बीच sir. में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। अब निकाल सकते हो, बताओ, पैरेललोग्राम लॉ लगा के आंसर निकाल सकते हो। वेक्टर r यानी कि Fr, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू √ क्या होगा, Fx² प्लस Fy²। आगे तो 2Fx Fy और cos 90 करने की जरूरत नहीं, cos 90 0 हो जाएगा। Fx की वैल्यू है 4², Fy की वैल्यू भी 4²। ये -4 और -4² भी स्टिल सेम ही आएगा, तो ये होगा 16 + 16, तो 16 + 16 32, यानी कि 4√2। ठीक है, 4√2 न्यूटन, ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। क्या आप रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। आप यहाँ से tan निकालो, tan अल्फा ले लो। यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो ये इधर, ये मान लो रिजल्टेंट फोर्स, और ये आप एंगल ले लो, आप अल्फा ले लो। ठीक है, हालांकि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 4 तो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे इसका आंसर आएगा, मुझे 100% पता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हारे लिए। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एंगल हमने लिया किसके साथ, एंगल लिया हमने Fx के साथ, तो Fx सिंगल टाइम आएगा और Fy साइन कॉस दोनों के साथ आएगा। याद है ना आपको? अच्छा, Yes. ओके, तो ये क्या होगा, ऊपर Fy साइन थीटा अपॉन Fy कॉस थीटा, कि एंगल लिया Fx के साथ तो y ऊपर नीचे दोनों बार आएगा, और यहाँ पे Fx अकेला एक बार आएगा।
Fy की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू साइन 90 अपॉन ये होगा Fx की वैल्यू भी है, Fx की वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड तो 4 ही है ना, तो 4 प्लस Fy की वैल्यू क्या है, Fy कितना है 4 ही है ना, 4 इंटू कॉस 90, तो ये तो हो गया 0, ऊपर हो गया साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 4 इंटू 1 इज 1, तो 4 अपॉन 4, तो ये आएगा 1। तो tan के किस एंगल पे वैल्यू होती है 1, बताओ बच्चों। 45 डिग्री। 45, तो अल्फा कितना आया 45, तो मुझे पता था 45 ही आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि Fx और Fy इक्वल है, ये भी 4 न्यूटन है और इसका भी मैग्नीट्यूड 4 ही न्यूटन है, दोनों इक्वल फोर्स है, तो इक्वल फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इक्वल एंगल पे होता है दोनों के साथ, यानी कि अगर इक्वल दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था तो इक्वल एंगल 45 पे होगा, अगर दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल होता तो 30 पे होता। इक्वल फोर्स के साथ रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर से इक्वल एंगल पे होता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है, सिंपल। समझ आया अभी या अभी भी नहीं आया, बोलो। यस सर, आ गया। पूरी तरीके से, यानी कि अब कोई भी सवाल होगा रिजल्टेंट का तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। यस यस सर। सर। गुड, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। सिंपल, बहुत आसान है। वेक्टर यूज्ड टू locate a point in the Cartesian system, उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। पॉइंट ए को लोकेट करने के लिए मैंने क्या किया, ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है ओ और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओ, ओरिजिन ओ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक वेक्टर ड्रॉ की ए की तरफ, ए के तक, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आर से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसा वेक्टर, अच्छा वेक्टर के साथ एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, तो जब हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करके किसी पॉइंट तक पहुंचेंगे तो उस लाइन के डायरेक्शन में उस पॉइंट के डायरेक्शन में उस लाइन के डायरेक्शन होगा। तो किसी लाइन को जब डायरेक्शन मिल जाती है, किसी लाइन सेगमेंट को जब डायरेक्शन मिल जाती है, उसी को वेक्टर कहते हैं, सिंपल। तो ओरिजिन से लेकर के एक वेक्टर ड्रॉ किया एक पॉइंट तक, उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, उस पॉइंट का, ठीक है। अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा पॉइंट बी के लिए, तो अब कहेंगे इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत। अगर मान लो मेरे पास कोई पॉइंट सी होता, कोई पॉइंट सी होता यहाँ पे, ठीक, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम R3 ले लेते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स आपके कार्टेशियन सिस्टम में लाई करते हैं ना, उन सब का एक स्पेसिफिक पोजीशन होगा, जो हम कई बार एक्सिस से दिखाते हैं, यानी कि एक्स पे कितना वैल्यू, वाई पे कितना वैल्यू, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते नहीं है। तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बेसिकली क्या दिखाता है, वो पोजीशन ही दिखाता है किसी भी पॉइंट का। तो अगर मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा, तो क्या आप उस पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हो। किसी पॉइंट का Yes, sir. कोऑर्डिनेट आपको पता होगा तो आप उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हो ना कार्टेशियन सिस्टम पे, एग्जैक्टली कर सकते हो। एक्स की वैल्यू दी है 4, वाई की वैल्यू दी है मान लो 5, तो आप एक्स पे 4 जाओगे, वाई पे 5 जाओगे और पॉइंट को लोकेट कर लोगे, ठीक। अब आपने पॉइंट को लोकेट कर लिया, तो मैंने क्या बोला कि पॉइंट को एक वेक्टर से दिखाओ, तो क्या करेंगे, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट तक, जो वेक्टर ड्रॉ हुआ उस पॉइंट के लिए, उसी को पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट कहते हैं। समझ आया, बोलिए। Yes, sir. R1 is position vector of A and R2 is position vector of B,
ठीक, अब मैं, अच्छा पहले तो आप ओरिजिन को रेफरेंस लेकर के वेक्टर r1 ड्रॉ किया ए के लिए, r2 ड्रॉ किया बी के लिए, ठीक है। यानी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, आप सिंपल ये कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ के चलो। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप पढ़ते थे जिसमें x की एक वैल्यू होती थी, y की एक वैल्यू होती थी, जिसको एब्सिस और ऑर्डिनेट कहते थे। और उन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू जब आपके पास होता था तो आप उस पॉइंट को लोकेट कर पाते थे। मान लो फॉर एग्जांपल यार, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैंने बोला कि एक पॉइंट लोकेट करो जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2। आप क्या करोगे, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये तो पक्का पता है आपको। ओरिजिन से, ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से आप x पे 3 जाओगे आगे, आप 3 गए आगे, फिर y पे 2 जाना ऊपर, y पे 2 गए ऊपर, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। ये आपका पॉइंट ए हो गया, 3,2 लोकेट कर लिया। अब मैंने बोला कि इस पॉइंट को ओरिजिन से दिखाओ एक वेक्टर ड्रॉ करके, तो क्या करोगे, ओरिजिन से एक लाइन खींचोगे इस पॉइंट तक, और उस लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट के टुवर्ड्स, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। चाहो तो इसको आप ए भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टैंडर्डली हम r1 या r से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। समझ आया निमिषा, पलक? यस सर। तो बोला करो ना, हाँ ना तो बोलिए ना भाई। ठीक सर है, एक बार पीछे की स्लाइड दिखा दोगे? हाँ ये वाला, यस सर, यस सर। हाँ हाँ देख लो देख लो। डन, यस सर। ओके बोला करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, ओरिजिन के रेफरेंस में r1 हो गया पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, और r2 हो गया पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप ए पे खड़े हो, गुण तुम आप ए पॉइंट पे खड़े हो और बी पॉइंट पे देखोगे, बी पॉइंट को तुम देख रहे हो, आप ए पे खड़े होकर के बी पॉइंट को देखोगे, तो बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ए के रेफरेंस में होगा ना। अब पहले जो ए का पोजीशन वेक्टर था वो ओरिजिन के रेफरेंस में था r1, बी का पोजीशन वेक्टर जो था वो ओरिजिन के रेफरेंस में था r2। लेकिन अगर आप ए पे खड़े होकर के बी को देखोगे तो बी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा अब वो ए के रेस्पेक्ट में आएगा, और इसको बोलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, r21। यानी कि यूं समझो कि अगर तुम पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे पहुंचोगे तो आपका ए बी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। ए से चल के बी पे पहुंचोगे तो आपका ए बी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और Yes, क्योंकि आप डिस्प्लेस कर रहे हो ए से बी तक, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ए। तो लिखेंगे इसको r21, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट बी यानी कि पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू ए यानी कि पॉइंट 1, r21। ठीक, और अगर तुम B से चल के A पे गए हो, अगर तुम B से चल के A पे गए हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A यानी कि पॉइंट 1 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 2, यानी कि B से गए हो तो विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट B, ये r21। तो r21 का डायरेक्शन होगा फ्रॉम A टू B और r12 होगा फ्रॉम B टू A। क्या ये बात, क्या ये डायरेक्शन समझ में आया? r देखो, r21 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप 1 से 2 पे गए, 1 से 2 पे गए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 फ्रॉम 1। आप 2 से 1 पे गए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 फ्रॉम 2। तो r21 को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी फ्रॉम ए। और r12 को कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम बी। बोलो समझ आया? बोलिए समझ आया? यस सर। हाँ, Yes, जब sir. ए से चल के बी पे पहुंचोगे तो बी का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा फ्रॉम ए, जब बी से चल के ए पे पहुंचोगे तो ए का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा फ्रॉम बी, और जब हम बी पे पहुंचेंगे ए से चल के तो r21 कहेंगे, और जब ए से पे पहुंचेंगे बी से चल के तो r12 कहेंगे। यानी कि इसको मान लो पॉइंट नंबर 1, इसको मान लो पॉइंट नंबर 2। तो आप 1 से 2 पे आए हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 फ्रॉम 1, r21।
जो पहले लिखा होता है उसी का डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पॉइंट का, बी पॉइंट का। और जब आप बी से ए पे गए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 फ्रॉम पॉइंट 2 यानी कि पॉइंट बी। ठीक है, ये बात हुई। अच्छा, अब देखो मेरे बच्चे, ट्रायंगल लॉ की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखो, एक वेक्टर आपका ये है r1, एक वेक्टर आपका ये है r2, ये वेक्टर आपका ये है r21। ठीक है, ट्रायंगल लॉ आप पूछ रहे थे ना गुंजन, ट्रायंगल लॉ क्या होता है बेटा, समझो। ट्रायंगल लॉ का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हो, अगर मेरे पास दो वेक्टर हो, समझना बात को, अगर मेरे पास दो वेक्टर हो और दोनों सेम ऑर्डर में हो, यानी कि जहां पे पहले का हेड खत्म हो रहा है वहां पे दूसरे का टेल स्टार्ट होना चाहिए, सेम ऑर्डर में हो, और उन दोनों वेक्टर को किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा इन दी ऑपोजिट ऑर्डर। ये आपका है ट्रायंगल लॉ। नहीं आया भाई? मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर आर रिजल्टेंट मान लो। तो ट्रायंगल का दो साइड मैंने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जो सेम ऑर्डर में है, तो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर पहले दो साइड होंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए और बी सेम ऑर्डर में है, तो ये साइड नंबर 1 हो गया, ये साइड नंबर 2 हो गया ट्रायंगल का। जो थर्ड साइड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इन दी ऑपोजिट ऑर्डर, यानी कि ए का हेड जहां से खत्म हो वहां पे बी का टेल स्टार्ट है, और जहां पे बी का हेड खत्म होगा वहां पे जाके रिजल्टेंट का हेड ही आएगा सामने सामने, यानी कि ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे होगा, ट्रायंगल लॉ कहता है कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ आया? बोलो। अब ट्रायंगल लॉ अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करूंगा तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे बोलो कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं? तीन वेक्टर है r1 r2 r21, इन तीनों में से कौन सा दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में है, बोलिए। यानी पहले का हेड जहां पे खत्म हो रहा है, हाँ, तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ये आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक, ट्रायंगल लॉ, r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर, इन दोनों का सम, यानी कि a और b का सम तीसरे के बराबर, तीसरा साइड कौन सा है, r2 है, तो r2 के बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि r21 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। समझ आया? बोलिए, आया समझ? यस सर। हाँ बोलो, हाँ ना बोलिए, बिना हाँ ना बोले काम ही नहीं चलेगा। दूसरा देखो यहाँ पे, बस आखिरी है, ये आपका r1, ये आपका r2, और दूसरी बार में लिया मैंने इस वो r12 को। अब बोलिए यहाँ पे सेम ऑर्डर में कौन से दो वेक्टर है? सर R2 और R12। हाँ, r2 और प्लस r12 इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर r1। इट मींस कि वेक्टर r12 इक्वल टू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 होगा। यस तो सर। आपका r12 भी निकल आया और r2 भी निकल आया, r21 भी निकल आया, दोनों निकल आया। ये दोनों हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो जो r1 r2 था वो पोजीशन वेक्टर था। यही है आपका वेक्टर में, यही आपका वेक्टर में। अब यहाँ से एक सवाल बनेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। एक सवाल क्या है कि मेरे पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है मान लो 1,1,1, दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो 1,2,3। ठीक है, मुझे बताना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर भी बताना है, और साथ में एंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ए बी एंड आर बी ए, ये बताना है आपको। तो पहले तो पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। पहले r1 निकालो, यानी कि आर ए बताओ। आर ए का कोऑर्डिनेट है 1,1,1, यानी कि आई एक्सिस में, आई वाले डायरेक्शन में 1 है मैग्नीट्यूड, एक्स वाई वाले में यानी जे वाले में 1 है, और के वाले में भी 1 है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब आरबी निकालेंगे तो आरबी क्या होगा, आरबी में देखो आई के डायरेक्शन में 1 है, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में 1 है,
y के डायरेक्शन में 2 है यानी कि j के डायरेक्शन में 2 है, और z के डायरेक्शन में यानी कि k के डायरेक्शन में 3 है, तो क्या लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, ये वैल्यू हम i j k के कोएफिशिएंट बना के डाल देंगे। समझ गए? ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया आर ए और आर बी। अब क्या आप आर ए बी और आर बी निकाल सकते हो? हमें पता है, देखो r12 इक्वल टू 1 माइनस 2 और r21 इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी कि जो लिखेंगे r21 लिखेंगे ना तो r2 माइनस r1, ये 2 माइनस 1, और r12 जब लिखेंगे तो r1 माइनस r2। उसी तरीके से जब हम RAB लिखेंगे तो RA माइनस RB, और जब RBA लिखेंगे तो RB माइनस RA। तो RA कितना आया था मेरा? RA था I प्लस J प्लस K, माइनस करना है किसको? RB को। RB कितना है? I कैप और माइनस 2J सॉरी प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। सब्ट्रैक्ट कर लो, I माइनस I विल बी 0। यहाँ पे देखो ये I माइनस I कट गया, और J माइनस 2J विल बी माइनस J कैप, और K माइनस 3K विल बी माइनस 2K कैप। हो गया, ये RAB निकल गया। RBA निकालो। RBA क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? RBA ना B कितना है? I प्लस 2J और प्लस 3K ये, और माइनस RA कितना है? I प्लस J प्लस K। सब्ट्रैक्ट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? I से I कैंसिल, 2J माइनस J विल बी J कैप, और 3K माइनस K विल बी 2K कैप। तो निकल गया आपका RAB और RBAB। समझ में आया या नहीं? बोलो तीनों बच्चों, आ गया समझ? सर प्लस 2k कैप नहीं होगा? कहाँ बेटा? 3K और माइनस के, हाँ सॉरी प्लस 2K कैप, ठीक है 3K प्लस 2K कैप। वेरी गुड। ओके, एक सवाल लेता हूँ होमवर्क में, आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3,1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1,4। ये आपका R1 पोजीशन वेक्टर और ये आपका R2 पोजीशन वेक्टर। आपको क्या करना है? फाइंड R1, R2, R12 एंड R2। चलो ये सवाल आप होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर का हिसाब किताब यही तक था, इससे ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ना है, बट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमारे अभी काम का नहीं है। जब काम का होगा तो बता दूंगा। डाइपोल मोमेंट जब पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर थोड़ा सा काम आएगा, तो तब बता दूंगा, अभी काम का नहीं है, ठीक है? यस सर। डन, कोई दिक्कत नहीं? सवाल वेक्टर में कोई